अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग का यूनिट 7 सेफ्टी एंड रिस्क मैनेजमेंट विद हमना मरियम। तो सबसे पहले हमारे चैप्टर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। डिफाइन सेफ्टी, डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेफ्टी, आइडेंटिफाई माइक्रोबियल एंड फिजिकल हैज़र्ड्स इन एनवायरनमेंट, discuss various ways to minimize hazards, identify physical and microbial hazards that interfere with patients' safety, explain general preventive measures for safe environment for health team members and patient, identify people at risk for safety dysfunction. Now, what is safety? Safety is defined as freedom from psychological and physical injury. It is a basic human need that must be met. यानी सेफ्टी से मुराद है कि साइकोलॉजिकली और फिज़िकली हम इंजरी फ्री हों तो वो सेफ़ होंगे। सेफ्टी मीन्स कीपिंग योर सेल्फ एंड अदर्स फ्री फ्रॉम हार्म और डेंजर. It also means to avoid accidents by being careful with what you are doing. यानी कि ख़ुद को एक्सीडेंटली और केयरलेसली होने वाले नुकसान से बचाना. द कंडीशन ऑफ बीइंग प्रोटेक्टेड फ्रॉम और अनलाइकली कॉज डेंजर, रिस्क और इंजरी, यानी ख़ुद को हर तरह के नुकसान से बचाना भी सेफ्टी है. स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे सेफ्टी कैरेक्टरिस्टिक्स. इंक्रीज़ द क्वालिटी केयर ऑफ हॉस्पिटल. सेफ्टी मेजर्स के साथ जो हॉस्पिटल की केयर फैसिलिटी है वो भी इम्प्रूव हो जाती है. प्रोवाइड सेफ एनवायरनमेंट फॉर पेशेंट हेल्थ केयर प्रॉपरली. ईजी थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन. पेशेंट और हेल्थ केयर प्रोवाइडर में जो कम्युनिकेशन गैप होता है वो भी ख़त्म हो जाता है. इंक्रीज़ सेफ मेडिकेशन यूज़. जो रॉन्ग मेडिकेशन प्रैक्टिस है वो भी कम हो जाती है. एलिमिनेट्स रॉन्ग साइट सर्जरी प्रोसीजर. जो रॉन्ग साइट सर्जरी प्रोसीजर्स हैं उनको भी कम कर देती है. डिक्रीज़ प्रेशर अल्सर. जब भी हम सेफ्टी प्रिकॉशंस लेते हैं तो प्रेशर अल्सर का रिस्क कम हो जाता है. इंक्रीज़ पेशेंट सेटिस्फेक्शन. पेशेंट अपनी सेफ्टी के रिलेटेड बहुत सेटिस्फाई हो जाता है. रिड्यूस नेग्लिजेंस ऑफ स्टाफ. जो स्टाफ है वो पेशेंट सेफ्टी के लिए फुली अवेयर रहता है. टीचेस टू पे अटेंशन टू सराउंडिंग. सराउंडिंग में जो सेफ्टी रिस्क फैक्टर्स हैं उनकी तरफ हमारी अटेंशन ज़्यादा जाती है. डिक्रीज़ सुसाइड. पेशेंट सेफ्टी ख़राब होने की वजह से जो सुसाइड के केसेस आते हैं वो भी कम हो जाते हैं. डिक्रीज़ फॉल्स, प्रिवेंट्स इंजरीज़ ऑफ पेशेंट्स एज वेल एज स्टाफ. जब भी सेफ्टी हैज़र्ड्स को ख़त्म कर दिया जाता है तो फिर फॉल के केसेस पेशेंट के लिए भी और स्टाफ के लिए भी कम हो जाते हैं. इट एक्सेलरेट्स द क्लाइंट रिकवरी. इससे क्लाइंट रिकवरी भी इम्प्रूव होती है. अब है इन्वायरमेंटल सेफ्टी. All physical and psychosocial factors that influence the life and survival of a client in surrounding environment work area is free from danger that could cause harm to a person. Environmental safety से मुराद हमारे आसपास का जो environment है जहाँ पर हम काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कुछ भी ऐसे एक्टिविटी कर रहे हैं तो वो सेफ़ हो तो उसे environmental safety कहेंगे. इसमें क्या क्या आते हैं? इट इंक्लूड्स एट होम, स्कूल, क्लिनिक, हॉस्पिटल, कम्युनिटी सेंटर एंड लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटी. बेसिक नीड्स मेट इन अ सेफ़ इन्वायरमेंट. यानी एक सेफ़ इन्वायरमेंट में हमारी कौन कौन सी बुनियादी ज़रूरियात हैं जो पूरी होती हैं. फ़िज़िकल हैज़र्ड्स रिड्यूस. जिस्मानी तौर पर चोट लगने वाले ख़तरात कम हो जाते हैं. ट्रांसमिशन ऑफ पैथोजेंस रिड्यूस. जो इन्फेक्शन की ट्रांसमिशन होती है वो कम हो जाती है. सैनिटेशन इज़ मेंटेन्ड. हाइजीन अच्छी हो जाती है. पोल्यूशन इज़ कंट्रोल्ड. थ्रेट ऑफ अटैक इज़ प्रिवेंटेड. यानी कि इन्वायरमेंट कम्प्लीटली सेफ़ हो जाता है हर तरह के नुकसान से. असेसमेंट फॉर इन्वायरमेंटल सेफ्टी. अब हम इन्वायरमेंटल सेफ्टी को असेस करेंगे. सबसे पहले आइडेंटिफाई ऑल हैज़र्ड्स दैट कुड बी फिज़िकल, बायोलॉजिकल और केमिकल. डिटर्मिन हु इज़ हार्म्ड एंड हाउ. यानी पेशेंट है, एडल्ट है, चाइल्ड है, उसको कौन सा फैक्टर कैसे नुकसान दे सकता है हम वो देखेंगे. असेस वल्नरेबिलिटी ऑफ पीपल प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट. किस पर्सन को कौन सा फैक्टर कितना ज़्यादा नुकसान दे सकता है हम वो असेस करेंगे. एवेलुएट ईच रिस्क एंड डिसाइड्स हाउ टू सॉल्व इट. जितने भी रिस्क फैक्टर्स हैं उनको देखेंगे और उनको कैसे हल करना है यानी कि डिसीजन मेकिंग करेंगे. एंड परफॉर्म इंटरवेंशंस. जो भी हम पॉसिबल इंटरवेंशन कर सकेंगे हम वो करेंगे.
सारी रीडिंग्स को रिकॉर्ड करेंगे एंड रिव्यू द रिस्क असेसमेंट। फिर हम देखेंगे कि हमने अपने रिस्क फैक्टर्स को कैसे असेस किया। डियर स्टूडेंट्स, तो अब हम देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग सेफ्टी। सबसे पहले लाइफस्टाइल। अगर काम करने की और रहने की जगह सेफ़ है तो फिर उस पर्सन की सेफ्टी को कम हैज़र्ड्स होंगे। सेंसरी परसेप्शंस अल्ट्रेशंस। अगर सेंसरी फंक्शन बिल्कुल ख़राब हो चुका है, उसे सेंसरी स्टिमुलाई नहीं मिलते हैं, तो फिर वो खुद को नुकसान से नहीं बचा सकेगा। इमोशनल स्टेट। अगर पेशेंट इमोशनली अनस्टेबल है तो पॉसिबली वो साइकोलॉजिकली अफेक्ट होगा। एनवायरमेंटल फैक्टर्स। अगर उसके काम करने का एनवायरनमेंट सेफ़ नहीं है तो इस वजह से भी सेफ्टी इश्यूज होंगे। मोबिलिटी। सपोज़ पेशेंट इमोबाइल है या पैरालाइज्ड है तो उसे बहुत ज़्यादा रिस्क होगा कि प्रेशर अल्सर्स हो सकते हैं। एज। जो बिल्कुल यंगर क्लाइंट्स हैं, चाइल्डहुड में हैं, इसके अलावा ओल्ड एज पेशेंट्स हैं, इनको सेफ्टी इश्यूज ज़्यादा होते हैं क्योंकि जो इन्वामेंटल फैक्टर्स हैं वो इस एज ग्रुप को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। हैज़र्ड क्या होता है? अ सिचुएशन दैट possesses a level of threat to life, health, property और environment। यानी कि एक ऐसी सिचुएशन जिससे हमारी ज़िंदगी को, हमारी हेल्थ को, हमारी बिलोंगिंग्स को या हमारे इन्वायरमेंट में किसी भी तरह से हमारे ऊपर उसके बुरे असरात हो सकते हैं और लाइफ थ्रेट्स हो सकते हैं, उसे हम हैज़र्ड बोलते हैं। हैज़र्ड इज़ एन एजेंट विच हैज़ द पोटेंशियल टू कॉज हार्म टू अ वल्नरेबल टारगेट। यानी कि एक ऐसा एजेंट जो अपने टारगेट को पोटेंशियली नुकसान देगा, उसे भी हैज़र्ड कहते हैं। Hazards can be both natural and human induced. Something natural hazards such as floods and drought can be caused by human activities. यानी कि इसके दोनों टाइप्स हैं, या तो नेचुरल नुकसान भी हो सकता है या ह्यूमन इंड्यूस भी हो सकता है। लेकिन जैसे सैलाब है, खुश्क साली है, ये है तो नेचुरल, लेकिन अक्सर ये इंसानों की वजह से ही होता है, इसलिए इसे ह्यूमन इंड्यूस एक्टिविटी भी कहते हैं। Anything that has the potential to cause harm, ill health and injury, damage to property, products or the environment, it is also called hazard। डियर स्टूडेंट्स, तो अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ हैज़र्ड्स। इसमें है फिज़िकल हैज़र्ड्स, केमिकल हैज़र्ड्स, बायोलॉजिकल हैज़र्ड्स, सेफ्टी हैज़र्ड, साइकोलॉजिकल हैज़र्ड एंड अर्गोनॉमिक हैज़र्ड्स। अब ये अर्गोनॉमिक हैज़र्ड क्या है? जैसे वर्क प्लेस के ऊपर कोई भी हार्म गलत पोजीशनिंग की वजह से होना या रॉन्ग वे से काम करने की वजह से होना। जैसे हम ऑफिस में अगर गलत पोस्चर के साथ बैठते हैं तो बैक पेन होता है, ये होता है अर्गोनॉमिक हैज़र्ड। अब हम इन्हीं टाइप्स ऑफ हैज़र्ड्स को मज़ीद देखते हैं कि फ़िज़िकल हैज़र्ड में किस तरह के हैज़र्ड्स आते हैं। हाई टेम्परेचर, नॉइज़, वाइब्रेशन, प्रेशर, रेडिएशन, इलेक्ट्रिसिटी। माइक्रोबियल में वायरस, पैरासाइट्स, बैक्टीरिया, इनकी वजह से जो इन्फेक्शंस हो सकती हैं। केमिकल्स में टॉक्सिक मेटल्स, डस्ट, फ्यूम्स, किसी भी तरह की इस तरह मेटल इंजेक्शन वगैरह। मैकेनिकल में आ जाते हैं कि एक्सीडेंट हो सकते हैं, रॉन्ग मूवमेंट हो सकती हैं, रॉन्ग पोस्चर हो सकता है, ये मैकेनिकल हैज़र्ड है। साइको सोशल हैज़र्ड में स्ट्रेस है, मेंटल डिसऑर्डर्स है, ये हमें साइकोलॉजिकली अफेक्ट करते हैं। तो अब हम देखेंगे वेज टू मिनिमाइज़ हैज़र्ड। जो प्रेजेंट हैज़र्ड है हम उसको किस तरह से मिनिमाइज़ कर सकते हैं। इसमें 5 पॉइंट्स आते हैं: एलिमिनेशन, सब्सटीट्यूशन, इंजीनियरिंग द कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल एंड पीपीई। सबसे पहले एलिमिनेशन, यानी कि जो हमें हैज़र्ड नज़र आ रहा है हम उसे फ़िज़िकली वहाँ से रिमूव कर देंगे, तब भी हमें मिनिमाइज़ हो जाएगा उसका रिस्क। सब्सटीट्यूशन, उस हैज़र्ड को हम सेफ़ जगह पे या फिर रिप्लेस कर देंगे या फिर उसकी जगह कोई बेहतर चीज़ ला देंगे। यानी अगर कोई टूटा हुआ बेड है तो उसकी जगह हम न्यू बेड लगा देंगे, तो हम सब्सटीट्यूट कर रहे हैं। इंजीनियरिंग द कंट्रोल, आइसोलेट पीपल फ्रॉम हैज़र्ड। जैसे बच्चों को इलेक्ट्रिक शॉक्स लग सकते हैं सॉकेट से, तो हम ऐसे छोटे बच्चों को उनसे दूर रखेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स, यानी हम एडमिनिस्ट्रेशन में चेंज ले आएंगे, चेंज द वे पीपल वर्क। पीपीई मीन्स पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, हम ये यूज़ करेंगे अपने आप को बचाने के लिए। फ़िज़िकल हैज़र्ड्स को कंट्रोल करने के लिए हम देखेंगे नायोश हिराची ऑफ कंट्रोल। सबसे पहले एलिमिनेशन, एलिमिनेट वर्किंग कंडीशंस दैट थ्रेटन सेफ्टी, हेल्थ एंड वेलबींग। जो चीज़ें नुकसान दे रही हों हेल्थ को, उन्हें हम निकाल देंगे। सब्सटीट्यूट, सब्सटीट्यूट हेल्थ इन्हेंसिंग पॉलिसीज़, प्रोग्राम्स एंड प्रैक्टिसेस। जो हेल्थ प्रोग्राम और प्रैक्टिसेस चल रही हैं लेकिन वो नुकसान दे रही हैं, तो हम उन्हें बेहतर
जो प्रोग्राम्स हैं उनके साथ रिप्लेस कर देंगे। रीडिज़ाइन द वर्क इन्वायरमेंट फॉर सेफ्टी, हेल्थ एंड वेलबींग। जो हमारा वर्क इन्वायरमेंट है उसके अंदर जितने भी सेफ्टी हैज़र्ड्स हो सकते हैं उनको हम पॉसिबल ये है कि दोबारा से रीडिज़ाइन कर लें कि वो सेफ़ हो सकें। एजुकेट फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ। जितने भी हमारे पास वर्कर्स हैं और कोलीग्स हैं हम उन्हें हेल्थ की एजुकेशन देंगे। इनकरेज करेंगे पर्सनल चेंज को कि हम अपने आप को पर्सनली भी मेंटली भी अलर्ट रखें ताकि हम इन सेफ्टी हैज़र्ड से ख़ुद को बचा सकें। अब हम पढ़ेंगे फिज़िकल हैज़र्ड्स इंटरफेयर विद द पेशेंट्स सेफ्टी, यानी कि पेशेंट सेफ्टी को कौन कौन से फिज़िकल हैज़र्ड्स हो सकते हैं। फिज़िकल हैज़र्ड इन द एनवायरनमेंट प्लेस क्लाइंट्स एट रिस्क फॉर एक्सीडेंटल इंजरीज एंड डेथ फॉलोड बाय, यानी कि कौन कौन से सेफ्टी हैज़र्ड्स हो सकते हैं। रेडिएशन एक्सपोजर, हॉट इक्विपमेंट्स, बर्न्स ड्यू टू स्टीम स्टेरलाइजिंग। जब हम स्टीम स्टेरलाइजेशन कर रहे हों तो उस वजह से भी पेशेंट को बर्न्स हो सकते हैं। फॉल्स एंड फ्रैक्चर्स, गिरने की वजह से फ्रैक्चर्स हो सकते हैं। लेज़र बर्न्स हो सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स एंड वायर्स की वजह से भी सेफ्टी हैज़र्ड्स हो सकते हैं। शार्प ऑब्जेक्ट्स, ब्रोकन ग्लास, जब भी कोई चीज़ टूटी होगी वो बहुत बड़ा एक रिस्क फैक्टर हो सकता है पेशेंट को नुकसान पहुंचाने का। नॉइज़ फ्रॉम मशीनरी और क्लीनिंग इक्विपमेंट्स, हाई टेम्परेचर्स, फायर, वाइब्रेशंस। तो अब हम देखते हैं कि माइक्रोबियल हैज़र्ड्स कौन कौन से होते हैं दैट इंटरफेयर विद पेशेंट सेफ्टी। माइक्रोबियल में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं। बैक्टीरिया, पैरासाइट्स, वायरसेस। अब इनका कैसे इफ़ेक्ट होता है बॉडी पे। दे ऑल आर बिकम अ सोर्स ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ इन्फेक्शंस इन पेशेंट्स। ये सारे जो माइक्रोबियल्स हैं ये मुख्तलिफ़ तरह की इन्फेक्शंस करवा सकते हैं पेशेंट में। They spread in healthcare system where safety measures and infection control method are not work properly। जहाँ पर सेफ्टी और इन्फेक्शन कंट्रोल बहुत कम हो वहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन, सेप्सिस, पैरासाइटिक इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन बहुत जल्दी से फैलती हैं, पेशेंट टू पेशेंट भी और पेशेंट टू हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स भी। स्टूडेंट्स, तो अब हम पढ़ेंगे प्रिवेंटिंग फॉल्स फ्रॉम लैडर्स, यानी सीढ़ी से गिरने से कैसे बचा जा सकता है। यूज़ लैडर्स विद स्लिप रेजिस्टेंट फीट। हमें बिल्कुल ऐसे जूते पहनने चाहिए जो कि स्लिप ना हो या फिर गीले पाँव ना हो जिससे हम स्लिप हो सकते हो। इंस्पेक्ट लैडर बिफोर क्लाइंबिंग, यानी सीढ़ी पर चढ़ने से पहले हम देखेंगे कि सीढ़ी टूटी हुई तो नहीं है। डू नॉट यूज़ चेयर्स, बॉक्सेस और टेबल्स एज अ सब्सटीट्यूट फॉर अ लैडर। अगर आपके पास सीढ़ी नहीं है तो आप कुर्सियों पे, डिब्बों पर और टेबल्स के ऊपर चढ़ के कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ से गिरने का ख़तरा ज़्यादा होता है। फेस द लैडर व्हेन स्टैंडिंग ऑन इट एंड व्हेन क्लाइंबिंग अप और डाउन। जब भी हम सीढ़ी पर चढ़ेंगे तो हमारा मुंह सीढ़ी की तरफ होना चाहिए। डोंट वर्क फ्रॉम द टॉप 2 स्टेप्स ऑफ अ लैडर। हमेशा जो सीढ़ी के दरमियान में खड़े होना चाहिए, कभी भी बिल्कुल किनारे पर नहीं खड़े होना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो वज़न है वो इम्बैलेंस होता है और सीढ़ी के टूटने का भी खतरा होता है। कीप द सेंटर ऑफ योर बॉडी बिटवीन द साइड रेल्स ऑफ लैडर। जो दोनों साइड रेल्स हैं उनके दरमियान में हम खड़े होंगे क्योंकि अगर एक तरफ झुकेंगे तब भी पॉसिबिलिटी है कि गिर जाएंगे वेट इम्बैलेंस होने की वजह से। एक्सपोजर टू रेडिएशन कैन बी मिनिमाइज्ड बाय, यानी रेडिएशन से हमारा एक्सपोजर हम कैसे कम से कम कर सकते हैं। सबसे पहले लिमिटिंग द टाइम नियर द सोर्स, यानी हमारा सोर्स के पास जो बिल्कुल एक्सपोजर का टाइम है हम उसे कम से कम रखें। प्रोवाइडिंग एज मच डिस्टेंस एज पॉसिबल फ्रॉम द सोर्स, पर्सन का रेडिएशन सोर्स से ज़्यादा डिस्टेंस होना चाहिए। यूजिंग शील्डिंग डिवाइसेस सच एज लेड एप्रन्स व्हेन नियर द सोर्स। जो लेड होती है वो रेडिएशंस को एब्जॉर्ब अपने अंदर कर लेती है लेकिन पेशेंट को अफेक्ट नहीं करती है। इसी तरह जब भी ऐसे रेडिएशन सोर्स के साथ हमारा एक्सपोजर हो तो बेहतर है कि हम अपनी सेफ्टी के लिए शील्डिंग डिवाइसेस यूज़ करें। लॉग पोटेंशली टॉक्सिक एजेंट्स, यानी कि नुकसान देने वाले केमिकल्स वगैरह को हम कैसे सेफली एक जगह रख सकते हैं या स्टोर कर सकते हैं। अवॉइड स्टोरिंग टॉक्सिक लिक्विड्स और सॉलिड्स इन फूड कंटेनर्स। कभी भी नुकसान देने वाली ऐसे केमिकल्स को फूड कंटेनर्स में नहीं रखना चाहिए। रीड एंड फॉलो लेबल डायरेक्शंस ऑन ऑल प्रोडक्ट्स बिफोर यूजिंग देम।
हमेशा हर प्रोडक्ट की जो प्रिकॉशंस होती हैं और यूज़ करने का जो मैनुअल होता है उसे ज़रूर पढ़ना चाहिए। डिस्प्ले द फ़ोन नंबर ऑफ़ द पॉइज़न कंट्रोल सेंटर नियर। अगर आप किसी ऐसे इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं जहाँ पे पॉइजनिंग हो सकती है तो पॉइजन कंट्रोल वालों का नंबर वाज़ह तौर पर सामने लिखा होना चाहिए। ब्रिंग एंटीबैक्टीरियल वाइप्स एंड वाइप डाउन ऑल सर्फेसेस। हमेशा हर सर्फेस को एंटीबैक्टीरियल सोल्यूशन के साथ वाइप करें। हेल्प द पेशेंट टेक केयर ऑफ़ बेसिक हाइजीन नीड्स। उनकी जो बेसिक जो नीड्स हैं उन्हें भी पूरा करेंगे। हेल्प द पेशेंट चेंज पोजीशन ईच आवर एंड पुट क्रीम ऑन द वल्नरेबल स्पॉट्स टू प्रिवेंट बेड सोर्स। हमेशा पोजीशन चेंज सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है बेड सोर्स से बचाने के लिए। Bring a medical dictionary with you to the hospital and look up each of the medications that your loved one is prescribed to prevent medication error. मेडिसिन डिक्शनरी का ये फ़ायदा है कि आपको मेडिसिन के डूज़ एंड डोंट्स और उसके केमिकल फॉर्मुलेशन, उसके यूजेस का पता चल जाता है। डियर स्टूडेंट्स, तो अब हम पढ़ेंगे जनरल प्रिवेंटिव मेजर्स, यानी जनरली कौन कौन सी प्रिवेंटिव मेजर्स यूज़ करनी चाहिए। रेगुलरली इंस्पेक्ट टूल्स, कॉर्ड्स, ग्राउंड्स एंड एसेसरीज़, यानी कि हम अपने सारे इक्विपमेंट्स को रेगुलरली मॉनिटर करेंगे। लॉकिंग पावर सोर्सेज एंड स्विचेस व्हेन सर्विंग रिपेयरिंग मैकेनिकल इक्विपमेंट्स। जब भी इलेक्ट्रिकल काम हो रहा हो या रिपेयरिंग का काम हो रहा तो जो पावर सोर्स है हम उसे हमेशा कट कर देते हैं। नॉट एंटरिंग द रिस्ट्रिक्टेड एंड रेडिएशन एरिया अनलेस ट्रेन्ड एंड ऑथराइज्ड। जो हॉस्पिटल के रेडिएशन वाले रिस्ट्रिक्टेड एरियाज़ हैं वहाँ पर परमिशन के बगैर नहीं जाएंगे। रिपोर्टिंग ऑल असॉल्ट्स और थ्रेट्स टू अ सुपरवाइज़र। अगर आपको कोई डरा रहा है या कोई ख़तरा महसूस हो रहा है तो आप वार्ड के सुपरवाइज़र को वो बताएंगे। वियर फायर रेजिस्टेंट क्लॉथ। ऐसे कपड़े पहने जाएं जिनको ज़्यादातर आग नहीं पकड़ती है। वियर सेफ्टी शूज़। कांच और नीडल्स वगैरह से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए हमेशा बंद जूते पहने। रिपोर्टिंग लीक्स एंड स्पिल्स। अगर कुछ बह रहा है या ख़राब हो गया है तो उसको भी रिपोर्ट करेंगे। स्टोरिंग सिलेंडर्स अपराइट। जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स वगैरह होते हैं उसे हम बिल्कुल सीधा स्टोर करेंगे, सीधा खड़ा करेंगे। स्टोरिंग फ्लेमेबल इन अप्रूव्ड क्लोज्ड कंटेनर्स। ऐसी चीज़ें जो आग पकड़ सकती हैं उन्हें हमेशा बंद डिब्बों में पैक करेंगे। मेंटेनिंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स अकॉर्डिंग टू मैन्युफैक्चरर्स एंड कंपनी स्टैंडर्ड्स। जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं, मशीनरी है, उसे हमेशा ऐसे ही रखेंगे जैसे कि उसकी बनाने वाली कंपनी ने इंस्ट्रक्शंस दी हैं। कीपिंग डिस्टेंस फ्रॉम फ्रंटल कफिंग एज मच एज़ पॉसिबल। सामने से अगर आपको कोई कफ कर रहा है तो उसकी इन्फेक्शन से बचने के लिए हम उसे दूरी बना के रखेंगे। Wear gloves before contact with client. Change the gloves when contacting with other clients and removing the gloves after contact with clients. जब भी हम एक पेशेंट को अटेंड करते हैं ग्लव्स पहन के करते हैं। अब हम नेक्स्ट पेशेंट पर जाएंगे तो पहले वाले पेशेंट्स के ग्लव्स होंगे वो हम उतार के नेक्स्ट और ग्लव्स पहनेंगे। वॉश हैंड्स आफ्टर रिमूविंग द ग्लव्स। हमेशा ग्लव्स उतारने के बाद हम अपने हाथ धोएंगे या सैनिटाइज करेंगे। आइडेंटिफाई पेशेंट करेक्टली बिफोर एडमिनिस्ट्रेटिंग मेडिकेशन। हमेशा मेडिसिन से पहले हमने ये वेरीफाई करना होता है कि जिस मेडिसिन को हम पेशेंट को लगा रहे हैं क्या ये उसी की मेडिसिन है। बिफोर सर्जरी चेक द मेडिकल इक्विपमेंट्स माल फंक्शन। सर्जरी से पहले हमेशा सारे इक्विपमेंट्स देख लेने चाहिए कि कोई ख़राब तो नहीं है। प्रोवाइड एडिक्वेट लाइटिंग, यानी कि जो वार्ड की लाइटिंग है वो प्रॉपर होनी चाहिए। कीप फ्लोर फ्री फ्रॉम वाटर एंड रेगुलरली क्लीन द फ्लोर। जो वो फ़र्श है उस पर कभी भी पानी गिरा हुआ नहीं होना चाहिए, खुश्क होना चाहिए और साफ़ सुथरा होना चाहिए। वियर फेस मास्क ड्यूरिंग सर्जरी एंड ड्यूरिंग कॉन्टैक्ट विद क्लाइंट। हमेशा हेल्थ केयर प्रोवाइडर को फेस मास्क यूज़ करना चाहिए ताकि दूसरी इन्फेक्शन उसको ना लग सके। लॉक बेड स्ट्रेचर व्हील चेयर। जो स्ट्रेचर्स हैं, व्हील चेयर्स हैं, हम उसे हमेशा लॉक करके रखेंगे। कीप हैज़र्डस एजेंट्स लेबल्ड प्रॉपरली। जो नुकसान देने वाले एजेंट्स हैं हमेशा उनको लेबल करके रखेंगे ताकि सबको उसका पता लग सके। अवॉइड ईटिंग अराउंड हैज़र्डस एजेंट। अगर आपके इर्द गिर्द कोई ऐसी सोर्स है जो कि नुकसानदेह है तो वहाँ पर हम कोई चीज़ नहीं खाएंगे। अवॉइड रीकैपिंग नीडल्स। जिस सिरिंज की कैप उतर गई है उसकी नीडल को हम दोबारा से यूज़ नहीं करेंगे। डिस्पोज ऑफ हैज़र्डस एजेंट इन प्रॉपर कंटेनर। हमेशा जो नुकसान देने वाला और इन्फेक्शस मटेरियल होता है उसे हमेशा अलहदा कंटेनर में रखते हैं।
एलिमिनेट और रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट। हम कोशिश करेंगे कि इन्फेक्शन कम से कम फैले। इन्फेक्शियस एजेंट्स कैन बी इफ़ेक्टिवली रिड्यूस्ड बाय प्रॉपर एंड फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग विद सोप एंड वाटर। हमेशा हाइजीन सबसे इफ़ेक्टिव होती है इन्फेक्शन को कंट्रोल करने में। आइडेंटिफाई पीपल एट रिस्क फॉर सेफ्टी डिसफंक्शन। हम उन लोगों को आइडेंटिफाई करेंगे जिनकी सेफ्टी कंप्रोमाइज़ है। नोटिसिंग इंडिकेटर्स इन द नर्सिंग हिस्ट्री एंड फिज़िकल एग्जामिनेशन यूजिंग रिस्क असेसमेंट टूल्स। हम हमेशा असेसमेंट के ज़रिए जो रिस्क फैक्टर्स हैं उनको भी आइडेंटिफाई करेंगे और पेशेंट एट रिस्क को भी आइडेंटिफाई करेंगे। एवेलुएटिंग द क्लाइंट्स होम इन्वायरमेंट। क्लाइंट का घर का इन्वायरमेंट कैसा है हम उसे भी असेस करेंगे। वेरी यंग पीपल, प्रीमेच्योर बेबीज़ एंड वेरी सिक चिल्ड्रन, ये भी हाई रिस्क पेशेंट्स हैं। वेरी ओल्ड पेशेंट, द फ्रेल एंड द एल्डरली, इनको भी सिक्योरिटी और सेफ्टी इश्यूज बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। दोज विद मेडिकल कंडीशन सच एज डायबिटीज़ के पेशेंट की सेफ्टी भी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। लेंथ ऑफ स्टे, अ लॉन्ग हॉस्पिटल स्टे कैन इंक्रीज द रिस्क, फॉर एग्जांपल एडमिशन फॉर कॉम्प्लेक्स और मल्टीपल इलनेस। जब भी पेशेंट को हॉस्पिटल से स्टे ज़्यादा होगा तो उसका इन्फेक्शन एक्सपोजर भी ज़्यादा हो सकता है। ऑपरेशंस एंड सर्जिकल प्रोसीजर्स, द लेंथ एंड टाइप ऑफ सर्जरी कैन ऑल्सो इम्पैक्ट। हैंड वॉशिंग टेक्निक्स, inadequate hand washing by hospital staff and patients may increase your risk। यानी कि अगर हैंड वॉशिंग टेक्निक्स और हाइजीन टेक्निक्स अच्छी नहीं होंगी तो इन्फेक्शन फैलने का ज़्यादा ख़तरा होगा। एंटीबायोटिक्स, ओवर यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स कैन लीड टू रेजिस्टेंट बैक्टीरिया विच मीन्स दैट एंटीबायोटिक्स बिकम लेस इफ़ेक्टिव। जब भी हम एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्रिप्शन के बगैर यूज़ करते हैं या ओवर यूज़ करते हैं तब बैक्टीरिया उससे रेजिस्टेंट हो जाता है और फ्यूचर में वो इफ़ेक्टिव नहीं रहती। वूंड्स, इंसिजन, सर्जिकल कट्स, बर्न्स एंड अल्सर्स आर ऑल प्रोन टू इन्फेक्शन। जितने भी ज़ख्म होते हैं वहाँ पर इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। हाई रिस्क एरियाज, सम एरियाज ऑफ द हॉस्पिटल आर मोर लाइकली टू हैव इन्फेक्शन सच एज इंटेंसिव केयर यूनिट। ICU में सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन हो सकते हैं। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन वाले पेशेंट्स, वूंड इन्फेक्शंस, नमूनिया, लंग इन्फेक्शंस, ये सारे इन्फेक्शंस पॉसिबली हो सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हम सेफ्टी मैनेजमेंट कैसे करेंगे। सबसे पहले जो रिस्क होगा उसकी असेसमेंट करेंगे, फिर वर्क साइट की इंस्पेक्शन करेंगे यानी जो वर्क प्लेस का जो इन्वायरमेंट है, फिर हम उसके लिए प्रॉपर एक्शंस लेंगे, आइटम की ट्रैकिंग करेंगे यानी हमें कौन कौन से एक्शंस लेने चाहिए, और वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं उसकी ट्रेनिंग करेंगे, एम्प्लॉयज़ की क्वालिफ़िकेशन, उनकी एजुकेशन को इम्प्रूव करेंगे। इसके बाद जो इंसिडेंट है उसकी ट्रैकिंग करेंगे कि कौन कौन से पॉसिबल इंसिडेंट हो सकते हैं। हम पहले देखेंगे रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट टूल्स आर अवेलेबल टू डिटरमिन क्लाइंट्स एट रिस्क और स्पेसिफिक काइंड ऑफ इंजरी सच एज फॉल्स। जितने भी रिस्क हो सकते हैं हम उनकी असेसमेंट करेंगे, जो भी पॉसिबल इंजरीज़ होंगी उनको असेस करेंगे। General assessment is necessary to keep the client safe in home and hospitals. Risk could be poor vision, cognitive dysfunction, impaired memory, impaired gait, confusion, difficulty in walking. ये सारे जो है ना पॉसिबल रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं किसी भी क्लाइंट के। डिफ़िकल्टी गेटिंग इन एंड आउट ऑफ द चेयर और बेड, ये भी एक रिस्क फैक्टर है क्लाइंट हेल्थ का। वीकनेसेस फ्रॉम डिजीज़, किसी भी बीमारी की वजह से जो कमज़ोरी हो जाती है इस वजह से भी वो वल्नरेबल है इंजरीज से। अब होम हैज़र्ड्स कौन कौन से होते हैं। हैज़र्ड्स इन होम आर मेजर कॉजेज़ ऑफ फॉल्स, फायर्स, पॉइजनिंग एंड सफोकेशन, यानी कि गिरने के, आग लगने के, पॉइजनिंग के और सफोकेशन के जितने भी केसेस रिपोर्ट होते हैं वो घरों से होते हैं। इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ हाउस होल्ड इक्विपमेंट्स, टूल्स एंड कुकिंग यूटेंसिल्स, इन सब के सही इस्तेमाल ना होने की वजह से भी घर में ख़तरात हो सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपकी कोई क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।